हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरन। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 एंड इट्स मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, यानी कि जो मार्केटिंग का प्रोसेस है उसमें टोटल कितने काम होते हैं। फंक्शन यानी कि उसमें क्या वर्क होता है। क्लियर। तो फर्स्ट वन है मार्केट रिसर्च। अब गाइज यहाँ पे एक बात और ध्यान में ले लो कि ये 15 पॉइंट्स है, यानी कि जो फंक्शन है वो टोटल 15 है। कभी भी आपको 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी इवन पूरे के पूरे सारे 15 एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछे जा सकते। हाँ, मे बी स्टेट करने के लिए पूछे जा सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि उसमें से आप कोई भी 5 एक्सप्लेन करो, कोई भी 6 या 7 एक्सप्लेन करो। क्लियर। या तो फिर पर्टिकुलर कोई एक आध पॉइंट जो है वो आपको 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। क्लियर। यानी कि 15 के 15 आपको रिमेंबर करना बहुत इजी से है, तो रिमेंबर हो जाएंगे आराम से। बट 15 के 15 कभी भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछे जा सकते। मे बी उसमें से 3-5 ऐसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट वन जो हमारा है वो है मार्केट रिसर्च। अब उसमें देखते हैं मार्केट रिसर्च में क्या होगा। इट इनिशियल वर्क फॉर मार्केटिंग, यानी कि ये जो है वो हमारा इनिशियल प्राइमरी वर्क है, क्योंकि हमें जब भी मार्केटिंग का प्रोसेस शुरू करना है तो हमें पहले उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। क्लियर। और इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी। रिसर्च करेंगे, कुछ फोरकास्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बेसिस के ऊपर से हम लोग कोई डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, या तो फिर ऐसा गुड्स और सर्विसेज हम लोग बना सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि हम लोग मार्केट रिसर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, रिव्यू जानेंगे, उसका करंट सिचुएशन कैसा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्लियर। ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होगी। देन है इट्स अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ऑफ कोर्स आगे के लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा कि हमें कंज्यूमर को सेंटर में रख के हमें कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग चीजें बेचने के लिए बना रहे हैं, अपने कंजम्पशन के लिए नहीं बना रहे। क्लियर। तो सामने वाले को जैसा अच्छा लगता है हम लोग वैसा बनाएंगे तो डेफिनेटली वो चीज बिकेगी ही बिकेगी। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन इट इज वेरी एसेंशियल बिकॉज ऑफ हाई रिस्क। अगर हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले हैं, बहुत ही हाई अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारे लिए मार्केट रिसर्च नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग अगर बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो उसके हिसाब से बेसिस भी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए कि डेफिनेटली अगर हम लोग ये गुड्स बना रहे हैं तो ये कंज्यूमर को पसंद आएगी ही आएगी। क्लियर। Whether the product will be accepted or not by the consumer, on this basis future forecast can be done. अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो अभी से हमें नहीं पता होगा, लेकिन हम सब रिसर्च करेंगे, उसके डिपेंडेंट हम लोग ये जान सकते हैं कि भाई चलो कंज्यूमर को पसंद आएगा नहीं आएगा, उसके टेस्ट के हिसाब से है, उसके प्रेफरेंस के हिसाब से है, उसके बजट में है या नहीं है। क्लियर। तो ये है हमारा मार्केट रिसर्च। नेक्स्ट वन है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इन मेनी केसेस प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट अ डिफरेंट प्लेस। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कार का या फिर किसी बाइक प्रोडक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी कि जिसके सारे के सारे पार्ट्स एक ही जगह पे बनते होंगे। मे भी ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि भाई चलो अगर कोई एक बाइक बन रही है या फिर कार बन रही है, तो उसका जो फिजिकल बॉडी है वो कोई और कंपनी बना रहा है, उसके टायर्स है वो कोई और कंपनी बना रहा है, इंजन है वो कहीं और जगह पे बन रहा है। क्लियर। तो ऐसे सारे अलग अलग जगह पे जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं हमारे, उसको हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। क्लियर। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि एक ही जगह पे सारे प्रोडक्ट के सारे मतलब पार्ट्स या फिर जो भी उसके नेसेसरी इक्विपमेंट्स है या फिर उसके जो भी पार्टीशंस है वो सब एक जगह पे बनते हैं at a different place, and they need to be collected centrally, which is known as a collection of product. ऑफ कोर्स अगर हम लोगों को बाइक बनाना है, चलो सारी चीजें अलग अलग जगह पे बन रही है, अलग अलग जगह से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी हम लोग कर रहे हैं। क्लियर। कहीं से मंगवा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। क्लियर। लेकिन अगर हमें एक कंप्लीट बाइक बनाना है तो जो टायर बन रहा है वहां से हमें टायर लेके आना पड़ेगा, इंजन लेके आना पड़ेगा, उसका फिजिकल बॉडी लेके आना पड़ेगा। क्लियर। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको एक जगह पे सब कुछ असेंबल करेंगे। क्लियर। और एक बाइक बनाएंगे। तो ये जो कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या है कि अगर आपकी चीजें अलग अलग जगह पे बन रही है तो आप उसको सेंट्रली कलेक्ट करेंगे एक जगह पे, और फिर उसको असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर। फिर देन आफ्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। जैसा मैंने ऐसा आपको बोला कि भाई सारे अलग अलग जगह पे बाइक के पार्ट आएंगे,
फिर हम उसे असेंबल करेंगे और एक फिनिश गुड्स बनाएंगे, यानी कि क्या हो गया, रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल गुड्स। हमारे पास पहले रॉ मटेरियल था जिसमें से हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स बनाए और फिर जिसमें से हम लोगों ने एक फिनिश गुड्स बनाया कि जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता है। क्लियर? इन मैनी प्रोडक्ट्स इट बिकेम नेसेसरी फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग टू मेक इट कंज्यूमेबल। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिसको यूज करने के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, लोखंड, उसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, अगर उसको यूज करना है तो कोई ना कोई प्रोसेस करना पड़ेगा। क्लियर? बहुत सारे वुड है, चलो उसको जलाने के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें से कुछ चीजें बनानी है, चेयर एंड फर्नीचर, तो उसको कोई ना कोई प्रोसेस में से पास होना पड़ेगा। क्लियर? दिस प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड एट द प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज स्टोर्ड। जनरली जहां से हम लोग रॉ मटेरियल लाते हैं या तो फिर जहां पे हम लोग रॉ मटेरियल स्टोर करें, हमारे गोडाउन में, हमारे स्टोरेज प्लेस पे, वहां पे ही हम लोग जनरली प्रोसेस करेंगे। बिकॉज अगर हम लोग रॉ मटेरियल कहीं और जगह पे स्टोर कर रहे हैं, फिर ये काम कहीं और जगह पे कर रहे हैं, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, जो आपको प्रॉफिट मार्जिन में डिक्रीमेंट दे सकता है। क्लियर? यानी कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जनरली ऐसा ही सब करते हैं कि जहां पे रॉ मटेरियल हमने रखा है वहीं पे आसपास में हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सके। प्रोसेसिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट। ऑफकोर्स कंज्यूमर हमारे भगवान है, हमारे गॉड है, उसको जैसा चाहिए वैसा ही बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग ऑफ क्रियलर्स एंड पर्ल्स। क्लियर? तो ये सारी चीजें कैसी है, हम लोग रॉ मटेरियल में से कंज्यूमेबल गुड्स में उसको कन्वर्ट करेंगे ताकि वो कस्टमर यूज करे और उसको सेटिस्फेक्शन मिले। देन है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच इट इज डिटरमाइंड दैट हाउ गुड शुड बी। यानी कि हम लोगों ने जो गुड्स बनाया है, जैसा हमारा प्लान था उसके हिसाब से गुड्स बना है कि नहीं, या फिर गुड्स कैसा होना चाहिए, उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि ये क्राइटेरियाज मेंटेन होने चाहिए। क्लियर? क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, कुछ अगर रेस्ट्रिक्शंस है तो ये सब कुछ फॉलो होना चाहिए। स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग, अब ये स्टैंडर्ड्स कैसे कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइज, कलर, स्मेल, टेस्ट, न्यूट्रिशन। अगर हम लोग फूड आइटम कुछ बना रहे हैं तो उसमें सब पैकेट में हम लोगों को क्वांटिटी सेम रखनी पड़ेगी, कितने न्यूट्रिशन हम लोगों ने पैकेजिंग पे लिखे हैं उतने उसमें होने चाहिए। क्लियर? उसका कलर कैसा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कहाँ पे, कब से है, वो एक्सपायर कब तक हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हम लोगों को मेंटेन करने पड़ेंगे। जैसा प्रोडक्ट में हम लोगों ने डाला है वैसा ही हम लोगों ने बोला है, वैसा ही हमें मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर? देन है मैनी प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइजेशन टू। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है कि जिसमें गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस है, तो हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होगा। अगर गवर्नमेंट अप्रूव करती है तो ही हम लोग उसको बेच सकते हैं। क्लियर? स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस इज डन अलॉन्ग विथ ग्रेडेशन। हमें साथ साथ में ग्रेडेशन भी करना पड़ेगा। इन ग्रेडेशन डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड डिफरेंटली। ग्रेडेशन में क्या होगा, हम लोग उसको ग्रेड के वाइज डिफाइन करेंगे। हमारी अलग अलग गुड्स है तो हम लोग उसको अलग अलग उसको क्वालिटी टेस्ट करेंगे और फिर उसको ग्रेड अलाउ करेंगे कि भाई ABCD में से ये कौन से ग्रेड का प्रोडक्ट है, फिर उसके हिसाब से हम लोग हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। क्लियर? सो दैट दिस डिफरेंट प्राइजेस आर फिक्स फॉर द डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई जो प्रोडक्ट है वो A ग्रेड का प्रोडक्ट है तो ऑफकोर्स B ग्रेड के प्रोडक्ट से उसका प्राइस थोड़ा बहुत ज्यादा होने ही वाला है, क्योंकि अगर क्वालिटी ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा होगा। तो उसके हिसाब से ग्रेडेशन के हिसाब से भी हम लोग प्राइस रख सकते हैं। क्लियर? बिकॉज ऑफ दैट एप्रोप्रिएट प्राइस कैन बी चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर। तो इसके हिसाब से हम लोग क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो कंज्यूमर चार्ज हमें करेंगे, यानी कि हम लोग जितना क्वालिटी अलाउ कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग चार्ज भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अर्न भी कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि हमें हमारे कुछ स्टैंडर्ड सेट करने हैं उसके पूरे अपीयरेंस के हिसाब से, उसके अंदर क्या है व्हाटएवर जो भी हम लोगों ने लिखा है वैसा होना चाहिए। और ग्रेडेशन क्या है, उसकी क्वालिटी के हिसाब से हम लोग ग्रेड देंगे। ये A1 क्वालिटी है, ये B ग्रेड है, ये C ग्रेड है, D ग्रेड है, और उसी के हिसाब से हम लोग प्राइस भी डिसाइड करेंगे और उतना प्राइस कंज्यूमर से चार्ज करेंगे कि भाई हाई क्वालिटी हाई प्राइस, लो क्वालिटी लो प्राइस। फिर देन आफ्टर लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट,
अब देखो लेबल में क्या होने वाला है गाइस, हम लोगों ने ये बहुत ही जनरली वर्ड सुना है, तो हमारे जो भी लेबल्स होंगे उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होती है। क्लियर? लेबल इज ए यूनिक आइडेंटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। हम लोग बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है, अगर हमें नाम भी ना पता हो ना, लेकिन हम लोग उसके लेबल से पहचान जाएंगे कि भाई ये ऐसा दिखता है, ऐसे कलर का बॉक्स आता है, इतना सा बॉक्स होगा। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पेरेंट्स हमारी कुछ चीजें परचेज करने के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आध चीज हमें भी मंगवानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, मम्मा ऐसा बॉक्स होता है, येलो कलर का है, इतना लंबा सा होगा, अगर आपको दिख जाए तो प्लीज आप लेते आना। क्लियर? तो ये क्या हुआ, लेबल का एक आइडेंटिटी हुआ कि बहुत सारी चीज जो है वो हम लोग सिर्फ देख के पहचान लेते हैं कि यही चीज है, यही क्वालिटी है और यही कंपनी का है, मुझे यही चाहिए। क्लियर? कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ओनली थ्रू दैट लेबल। ऑफकोर्स हमें अंदर का प्रोडक्ट तो दिखने वाला नहीं है क्योंकि वो पैक होगा, तो हमें सिर्फ लेबल ही दिखने वाला है। कंज्यूमर्स आर नॉट चीटेड बाय फेक प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ लेबल। ऑफकोर्स अगर हम लोग किसी एक चीज से, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को एक चीज से हैबिचुअल है कि भाई मुझे यही पसंद है, मैं यही ज्यादातर बिस्किट खाती हूँ, या तो मुझे यही चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हाइड एंड सीक का बिस्किट ले लेते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये एक लेबल है, उसका भी ब्लू कलर का पैकेट होता है, ऐसा है वॉट जो भी है। तो हम लोग सेम लेबल को पहचान के कभी भी हम लोग ऐसे फ्रॉडलेंट हमारे साथ नहीं हो सकता, हमारे साथ चीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हम उसको लेबल को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। क्लियर? फिर देन आफ्टर है लेबलिंग एश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी, और हमें पता है कि चलो ये हाइड एंड सीक है तो ये बेस्ट क्वालिटी का होगा और ये मुझे चाहिए वही वाला है। क्लियर? तो क्वालिटी का अश्योरेंस भी मिल जाता है कि भाई चलो ये कंपनी का है तो मुझे यही चाहिए और मुझे यही मिल रहा है और मैं इसी के लिए प्राइस दे रहा हूँ। क्लियर? प्रोड्यूसर गिव अ नेम फॉर द प्रोडक्ट विच इज नोन एज अ ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर उसका नेम है तो वो क्या बन जाता है, ब्रांड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बोला हाइड एंड सीक, तो ये हाइड एंड सीक एक ब्रांड है, हम लोग उसके नेम से ही उसको पहचानते हैं, भाई बहुत ही चॉकलेटी बिस्किट होता है, स्क्वायर होता है, उसके ऊपर स्ट्रैप्स होता है एंड ऑल दैट। क्लियर? ब्रांड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, अब ब्रांड हम लोग किसे बना सकते हैं, उसका नेम हाइड एंड सीक वो भी ब्रांड हो सकता है, उसका कुछ सिंबल हो सकता है, कोई नंबर्स ऐसे हैं जो हम लोग ब्रांड बना सकते हैं, कोई डिजाइन है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ब्रांड नेम इज अ कैप्टन लेबल ऑफ प्रोडक्ट, और जो भी हमारा ब्रांड है उसको हमें प्रोडक्ट के जो भी लेबल्स है उसके ऊपर रखना है ताकि कंज्यूमर उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। क्लियर? फिर देन आफ्टर नेक्स्ट वन है प्राइस डिटर्मिनेशन। अब प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या होगा, अ प्रोड्यूसर वरीज estimation of expenses regarding this production of a goods which includes of course for example हम लोगों ने एक गुड्स बनाया है, हम लोग कंज्यूमर को बेचने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स हमें पहले उसका प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे भाई ये 10 रुपए में ही जाएगा कि या फिर 15 रुपए में ही जाएगा। क्लियर? तो उसके लिए पहला काम हमारा क्या होगा, यानी कि प्रोड्यूसर का, वो ये जानने की कोशिश करेगा कि ये परफेक्टली गुड्स बना कितने में है। क्लियर? उसका वो एस्टिमेट निकालेगा कि खर्चा कितना हुआ है टोटल, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो फर्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको रॉ मटेरियल में से कंज्यूमेबल गुड्स में कन्वर्ट करते हुए कितना खर्चा हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लियर? प्रोडक्शन पैकिंग, जो हम लोगों ने बनाया है उसके पैकिंग में कितना टाइम लगा है, यानी कितना खर्चा हुआ है। क्लियर? इंश्योरेंस अगर हमने लिया है तो। देन है डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग उसको रिटेलर को दे रहे हैं, होलसेलर को दे रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर को भेज रहे हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट कितना हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट, अगर हम मार्केटिंग करना चाहते हैं तो अगर हम लोगों ने एडवर्टाइज किया है, वो न्यूज़पेपर से हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कहीं पे भी हो सकता है, उसका भी खर्चा कितना होगा। और बहुत सारे ऐसे अलग अलग खर्चे होते हैं कि अगर हम एक गुड्स बना के रॉ मटेरियल में से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये सब हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन टाइम पे ध्यान रखेंगे। देन है प्रॉफिट कंपोनेंट इज एडेड टू डिटरमाइन द सेल प्राइस। अब प्राइस हम लोग डिसाइड कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो बनाया है, हम क्या करेंगे, कंज्यूमर को सेल करने वाले। क्लियर? तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेल्स प्राइस हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोगों ने एक बिस्किट का पैकेट बनाया है तो हम कितने रुपीज में ये कस्टमर को देने वाले हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग हाइड एंड सीक की बात करें, अगर 10 रुपए में हम लोग बेच रहे हैं तो 10 रुपए हमारा खर्चा नहीं होगा, हम लोगों ने उसमें प्रॉफिट भी ऐड किया होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है
कि भाई चलो ये जो भी हम लोगों ने खर्चे काउंट किए हैं, प्रोडक्शन का है, एडवर्टाइजमेंट का, पैकिंग, लेबलिंग, इंश्योरेंस एंड ऑल दैट, ये सब मिला के 7 रुपीज हो रहा है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, यानी कि अगर हम 10 रुपए में ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमारा 3 रुपीज पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन। तो हम लोग जितना टोटल खर्चा हुआ है उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे एंड देन सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे और फिर कंज्यूमर को हम लोग बेचेंगे। क्लियर? व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑल्सो कंसिडर, जब भी हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं सिर्फ एक्सपेंस और जो हमारा प्रॉफिट है वो कंसिडर नहीं करेंगे, कुछ और चीजें भी है जो कंसिडर करना जरूरी है। और वो क्या है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। अगर हमारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, कंज्यूमर उसको बाय एनी हाउ परचेज करना चाहते हैं, तो हम हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि कंज्यूमर तो लेने ही वाला है। अनदर थिंग कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो ये सेम चीज है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, वो कितने में बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने हाइड एंड सीक का आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम लोग 10 रुपए में बेच रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, कंज्यूमर को बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर सेम चीज 5 रुपए में बेच रहे हैं, हमें प्राइस कम करना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कॉम्पिटिटर उसको 15 रुपीज में बेच रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो हमारे से। क्लियर? तो हमें प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि हमें अगर करंट सिचुएशन को हैंडल करना है तो मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारी जो रिलेवेंट प्रोडक्ट्स है उसके रिलेटेड कितना सेलिंग प्राइस रखते हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे, अदरवाइज हम कंज्यूमर लॉस भी कर सकते हैं या तो फिर हमारा प्रॉफिट कम भी हो सकता है। क्लियर? फिर देन आफ्टर है पैकिंग द प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम लोग प्रोडक्ट बेचेंगे तो ऐसे ही खुले तो नहीं बेचेंगे ना, हम लोग ऑफकोर्स उसको पैक करेंगे उसके नेचर के हिसाब से। पैकिंग प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो अट्रैक्ट कंज्यूमर। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि मतलब हमें पता नहीं होता है कि ये चीजें हमें यूजफुल होगी भी नहीं होगी, बट फिर भी अगर हम लोग पैकिंग अच्छा देख लेते तो हमें परचेस करने का एक बार तो मन हो ही जाता है। क्लियर? और बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में भी और आपके लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होगी कि जिसकी हमें जरूरत नहीं होगी, बट फिर भी हम लोग पैकिंग के हिसाब से हम लोग उसको परचेस कर भी लेते। क्लियर? तो ये एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा कि भाई हमारा गुड्स का नेचर अच्छा रहेगा, वो टूटेगा नहीं, वो लीक नहीं होगा। क्लियर? और साथ में कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने में भी बहुत हेल्प मिलेगा। क्लियर? जैसे भी हम लोग फॉर एग्जाम्पल मॉल वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पे रखी हुई होती है, कुछ चीजें हमें सिर्फ देखने से ही पसंद आ जाती है। क्लियर? वो किसका कमाल होता है, उसके पैकिंग का। क्लियर? पैकिंग कैन बी ऑल्सो कॉल्ड अ गारमेंट फॉर द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के कपड़े हैं। क्लियर? पैकिंग मेक्स द यूज ऑफ अ प्रोडक्ट इजियर बिकॉज समटाइम द डायरेक्शन फॉर यूज ऑल्सो प्रोवाइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेडी टू ईट वाले मतलब जो भी पैकेट्स होते हैं ना खाने पीने की, जनरली उसमें ज्यादातर डायरेक्शन देखने को मिलता है कि भाई पहले आप 2 कप पानी लो, उसको 2 मिनट तक गर्म करो, फिर ये डालो एंड वो डालो। क्लियर? तो बहुत सारे टाइम हमें डायरेक्शन की वजह से हेल्प मिल जाता है कि हम लोग उसको इजीली यूज कर पाते हैं। क्लियर? फिर देन आफ्टर है पैकिंग हेल्प्स टू प्रिजर्व द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फीचर्स, यानी कि पैकिंग के वजह से उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, उसे प्रोटेक्शन तो मिलता ही है और उसकी जो फीचर्स है वो भी मेंटेन रहेंगे। डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज फॉर पैकिंग फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे प्रोडक्ट का नेचर होगा वैसे हम लोग पैकिंग करेंगे। क्लियर? पेपर का पैकिंग हो सकता है, प्लास्टिक जार्स हो सकती है, टीन बॉक्स हो सकता है, ग्लास के जार हो सकते हैं। क्लियर? तो जैसा प्रोडक्ट वैसा उसका पैकिंग। क्लियर? फिर नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स। चलो पैकिंग हो गया है, अब उसको हमें कहीं ना कहीं रखना भी पड़ेगा। क्लियर? स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने पैकिंग कर लिया उसी दिन सारे के सारे बिक तो जाएंगे नहीं। क्लियर? इट्स अ नेसेसरी टू प्लेस प्रोडक्ट इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड। हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे एक साथ, फिर क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे और जैसे जैसे डिमांड आता है वैसे वैसे हम लोग उसको कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। It becomes a necessary to build a balance between demand and supply. Of course, डिमांड एंड सप्लाई के बिटवीन बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों गाइस? क्योंकि अगर हमारे फॉर एग्जांपल 100 यूनिट का डिमांड है अभी राइट नाउ एक दिन का और हम लोग सिर्फ 90 प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कस्टमर क्या होंगे, धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेंगे अदर गुड्स पे। क्लियर? या फिर अदर कंपनी के गुड्स पे। और
अगर 90 का यानी कि 100 का डिमांड है और हम लोग 150 ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, तो भी क्या हो सकता है, धीरे धीरे डिमांड कम होने लगेगी, या तो फिर ऐसा होगा कि भाई वो प्रोडक्ट कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो उतना लॉस हमें बेयर करना पड़ सकता है। क्लियर? तो जनरली ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बैलेंस बना के रखें डिमांड एंड सप्लाई के बिटवीन। क्लियर? फिर देन है प्रोडक्शन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर डिमांड एंड दैट्स वाई स्टोरेज इज नेसेसरी। हमें नहीं पता है कि कंज्यूमर आज कितने यूनिट परचेस करने वाला है। क्लियर? ये टोटली अनसर्टेन है। तो हम लोग क्या करेंगे, गोडाउन में मतलब स्टोर करके रखेंगे। अगर 90 हम जो भी कंज्यूमर है वो डिमांड करेंगे तो 90 प्रोवाइड करेंगे, 100 करेंगे तो 100 करेंगे, हमारे पास स्टोरेज सेक्शन में तो है ही है। क्लियर? क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ मेन फीचर, सो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी। हम लोग स्टोरेज कर रहे डजंट मीन कि उसका क्वालिटी जैसा भी हो हम लोग स्टोर करते ही जाए। अगर स्टोरेज में कुछ खराबी है, अगर वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट बिगड़ रही है, तो हम लोग को उसका जो भी मेंटेनेंस है वो करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पेरिशेबल गुड्स है तो उसको उसके हिसाब से गोडाउन में रखना पड़ेगा, वेजिटेबल्स है तो उसको उसके सेक्शन के हिसाब से रखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये भी स्टोरेज में भी हमें ध्यान देना है कि हमारे प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म तक अच्छे रहे, ताकि कंज्यूमर उसको यूज करके सेटिस्फाई हो। क्लियर? स्टोरेज हेल्प्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। जैसा मैंने बोला कि अगर 90 मांगेंगे तो 90 देंगे, 100 मांगेंगे तो 100 देंगे। तो स्टोरेज की वजह से अवेलेबिलिटी बहुत इजी हो जाएगी। कैसे? तो कि अगर कंज्यूमर ने बहुत ही ज्यादा डिमांड कर दिया है, हम लोग गोडाउन में से लाके दे देंगे। अगर कंज्यूमर ने बहुत ही कम किया तो हम लोग वापस गोडाउन में रख देंगे। क्लियर? तो ये कैसा है कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से बैलेंस कर देगा। क्लियर? फिर देन आफ्टर है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अगर हमें कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाना है, जरूरी नहीं है कि सारे प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेल करते होंगे। क्लियर? कोई होलसेलर को देते होंगे, रिटेलर को, एजेंट को। क्लियर? तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ अ ट्रांसपोर्ट सर्विस आर यूज फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड सप्लाई ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऑफकोर्स रॉ मटेरियल हमारे घर में तो होने वाला नहीं है, हम लोग कहीं से लाएंगे, प्रोसेस करेंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे और कंज्यूमर तक भेजेंगे। यानी कि ये दोनों चीजों के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा। ट्रांसपोर्ट कैन पॉसिबल विथ, हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कि रोड के थ्रू, रेलवे के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू। क्लियर? जैसा उसका गुड्स का क्वालिटी, उसका नेचर, उसका इंपॉर्टेंस, उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन भी डिसाइड होगा। फिर देन है टेक इंश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि हमें हमारे प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। अगर बहुत ही कीमती चीज़ें है, बहुत ही मतलब लग्जरियस गुड्स है, तो हमें इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। इन प्रेजेंट टाइम रिस्क अराइज वाइल द स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स। अगर हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि गुड्स टूट जाए या फिर कुछ ऐसे रिस्क होते हैं। क्लियर? कैसे कैसे रिस्क होते हैं? तो फर्स्ट वन है थेफ्ट, चोरी हो सकती है, फायर, आग लग सकती है, डकैती हो सकती है, लॉस ड्यू टू रियॉट्स, यानी कि अगर ऐसे कुछ हुल्लड़ हो गया। क्लियर? ऐसे तो उसकी वजह से हमारे गुड्स को नुकसान हो सकता है। मॉडर्न प्रोड्यूसर टेक ए डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो अभी के जो प्रोड्यूसर है, राइट नाउ करंट के मॉडर्न प्रोड्यूसर, वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेके ही रखते हैं। यानी कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते कि भाई चलो हमारे गुड्स बहुत ही कीमती है, या फिर अगर इसको कुछ होता है तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा, तो वो पहले से ही अपना एडवांस में कुछ प्रिपरेशन करके रखेंगे, यानी कि इंश्योरेंस लेके रखेंगे कि वो अपने गुड्स को अगर कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेट कर पाए। वो कैसे कैसे इंश्योरेंस हो सकते हैं, तो कि फायर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस है। वो हम हमारे बिजनेस के हिसाब से, हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। क्लियर? फिर देन आफ्टर है फिनेंशियल अरेंजमेंट। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें करनी है, विदाउट पैसा तो होने वाली नहीं है। फॉर एवरी एक्टिविटीज ऑफ अ मार्केटिंग फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा है तो ही हम एक स्टेप आगे ले सकते हैं, अदरवाइज हम पैसे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। फॉर दिस रिक्वायरमेंट्स फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक ए डिसीजन ऑन हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर विच एक्टिविटी एंड व्हेन। यानी कि हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन से एक्टिविटी के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, कब चाहिए होंगे, और वो हम कहाँ से अरेंज करेंगे। क्लियर? Marketing managers' main duty is to create a financial availability at the right time and also do related research.
हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो भी पार्ट है, डिपार्टमेंट है, उसका मेन काम यही होगा कि भाई सारी चीज़ें अच्छे से चले, और उसके लिए फाइनेंस ज़रूरी है। तो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि जो फाइनेंस मैनेजर उसको हैंडल करेगा वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि जब भी प्रोडक्शन के लिए या फिर सेलिंग वॉट कोई भी स्टेज के लिए, कोई भी प्रोसेस के लिए जितना पैसा चाहिए, जो टाइम पे चाहिए, जिस अमाउंट में चाहिए, वो अवेलेबल करवा सके, उसके लिए उसको रिसर्च करना पड़ेगा और बहुत सारे ऑप्शन सोच के रखने पड़ेंगे कि भाई मैं यहाँ से पैसा ला सकता हूँ, यहाँ से ये कर सकता हूँ, एंड ऑल दैट। क्लियर। फिर देन आफ्टर है एडवर्टाइजमेंट। ऑफ कोर्स अगर हमें लोगों तक अपनी चीज़ें पहुंचानी है, स्पेशली न्यू इंट्रोड्यूसिंग जो गुड्स होते हैं उसके लिए, तो हमें एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी इज डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। हमारी डिमांड अगर बहुत ही कम है, हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास पैसे की कैपेसिटी है कि नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट फ्री में तो होंगे नहीं। क्लियर। तो हम फाइनेंस भी देखेंगे, डिमांड भी देखेंगे, उसके हिसाब से डिपेंड हम लोग करेंगे कि भाई हम एडवर्टाइजमेंट करने वाला है या फिर नहीं करने वाला है। मार्केटिंग डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, स्ट्रेटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड इफेक्ट ऑफ मीडिया। इसके ऊपर मार्केटिंग डिपेंड रहेगा कि भाई कैसा हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। क्लियर। मेन ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजमेंट का क्या होता है, तो कि क्रिएटिंग डिमांड। हम एडवर्टाइजमेंट कोई खुशी से या फिर पैसे वेस्ट करने के लिए नहीं कर रहे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों से ज़्यादा लोगों तक हमारा गुड्स पहुंचे, वो देखे, परचेज करे, कंज्यूम करे, सेटिस्फाई हो, और ज़्यादा से ज़्यादा यही गुड्स डिमांड करे और हमें प्रॉफिट हो। क्लियर। यही हमारे एडवर्टाइजमेंट का गोल होता है। देन है इन मोस्ट केस लोकल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन प्रूव्स टू बी मोर इफेक्टिव, यानी कि जो लोकल एडवर्टाइजमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि वो बजट में हो जाती है। अगर हम बहुत ही हाई एडवर्टाइजमेंट करने जाते हैं तो ऑफकोर्स हमें एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट भी हमारे प्रॉफिट मार्जिन में से निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे एंड देन हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे। फिर देन आफ्टर है अरेंजमेंट ऑफ अ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे गुड्स, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें देखना है। तो है इट्स एसेंशियल दैट प्रोडक्ट मस्ट रीच टू द कंज्यूमर स्पीडीली एंड इकोनॉमिकली। हमारे कंज्यूमर जब भी गुड्स डिमांड करेंगे, मांगेंगे, तो हम ये ध्यान रखेंगे हम लोग स्पीडीली उस तक वो गुड्स पहुंचा सके, साथ में इकोनॉमिकली यानी कि बजट में भी होना चाहिए। क्लियर। फॉर विच अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर्स इज नेसेसरी। इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स का कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एक प्रोड्यूसर सारी जगह पे नहीं जा सकते। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट द सिस्टम ऑफ अ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिएटेड। हमारे प्रोडक्ट का टाइप क्या है उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि भाई हम कैसे लोगों तक ये गुड्स पहुंचाएंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही डिमांडेड है, तो हम सारे कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा सकेंगे। क्लियर। तो हम क्या कर देंगे, होलसेलर को दे देंगे, एजेंट को दे देंगे, वो रिटेलर को पास करेंगे, वो कंज्यूमर को पास कर देंगे। क्लियर। और अगर हमारा छोटा सा बिजनेस है, होममेड कुछ प्रोडक्ट्स है, तो हम डायरेक्टली कंज्यूमर को भी सेल कर सकते हैं। क्लियर। तो प्रोडक्ट के हिसाब से डिपेंड रहेगा कि हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। इन डिस्ट्रीब्यूशनशिप it is necessary that the products must reach to the wholesaler and retailer on time। अगर हम होलसेलर और रिटेलर को देने वाले हैं तो उसको टाइम से मिल जाए, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंज्यूमर को क्या देंगे। क्लियर। देन है इन सम केसेस प्रोड्यूसर आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसा मैंने बोला कि अगर हमारा छोटा सा बिजनेस है, होममेड कुछ चीजें बना रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली हम जहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं वहीं पे कंज्यूमर को बुला के वो सारे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। क्लियर। फिर देन आफ्टर है सेलिंग। इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज फॉर मनी। ऑफ कोर्स अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम लोग फ्री में तो करेंगे नहीं, हम उसके हिसाब से क्या चार्ज करेंगे। अगर हम किसी को चीज दे रहे हैं तो हम उससे पैसे भी लेंगे। क्लियर। रोल ऑफ मिडल मैन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन सेलिंग फंक्शन। हमारे यहाँ पे जो भी मिडल मैन रहने वाला है उसका बहुत ही ज्यादा रोल रहने वाला है। मिडल मैन क्या होगा, कोई पर्सन होगा, एजेंट यानी कि होलसेलर या फिर रिटेलर। क्लियर। वेरी ऑफन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली इन सेल। मैंने बोला कि जैसे हम लोग छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं तो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं, और वो बहुत ही कम केसेस में होता है। क्लियर।
फंक्शंस ऑफ अ पर्सनल सेलिंग इज वेरी इफेक्टिव। जैसे मैंने बोला कि ये पर्सनल सेलिंग होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, बट ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि हम लोग खुद बना रहे हैं, खुद बेच रहे हैं, तो हम उस प्रोडक्ट के बारे में सब बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम हमारे कंज्यूमर को इजीली कन्विंस कर सकते हैं। क्लियर? फिर देन आफ्टर ए लास्ट वन पॉइंट, फाइनली गाइज, आफ्टर सेल्फ सर्विस। हम लोगों ने प्रोडक्ट बेच तो दिया है, इट डजेंट मीन कि वहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलिंग के बाद भी होती है। क्लियर? और जो हमें गुडविल क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेगा। वो क्या है? मार्केटिंग डज नॉट एंड विद द सेलिंग, बट इट्स ऑल्सो अबाउट हैप्पी कंज्यूमर। जैसे मैंने बोला कि गुडविल क्रिएट करने में मदद करेगा, तो गुडविल कब क्रिएट होगी? हमारे कंज्यूमर हमसे खुश होंगे, हैप्पी होंगे, सेटिस्फाई होंगे तब। क्लियर? तो हमें वहां पे क्या क्या चीजें करनी होगी सेलिंग के बाद भी? तो लिसन कंप्लेंट्स, अगर कोई कंप्लेन है तो हमें उसे सुनना चाहिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे। अगर कोई गुड्स ऐसा है जो खराब पहुंच गया है बाय मिस्टेक, अगर कंज्यूमर हमें इन्फॉर्म करता है, हम उसे रिप्लेस कर देंगे। सर्विस, अगर वो कोई मशीनरी यूज कर रहे हैं, उसे सर्विस चाहिए, तो हम लोग उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको रिपेयरिंग दे सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें करके हम हमारे कस्टमर को खुश रख सकते हैं, एंड ऑल आर नेसेसरी फॉर परमानेंट कंज्यूमर। और इनके बेसिस के हिसाब से हम हमारे कंज्यूमर को परमानेंटली कनेक्ट करके रख सकते हैं कि उसको भी खुशी होगी कि भाई चलो, अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स होता है तो यहाँ पे सेलिंग के बाद भी ये लोग हमें कंसर्न करते हैं, हमें सुनते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। तो हम क्या करेंगे? कंज्यूमर, उतने कंज्यूमर तो हम लोग परमानेंटली मेंटेन करके रखेंगे ही रखेंगे, बट वो और 4 कस्टमर को लेके आ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर गाइस? तो ये हुए हमारे 15 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, यानी कि हमारे जो मार्केटिंग के वर्क है कि मार्केटिंग प्रोसेस में क्या वर्क होता है, कहां से, तो कि मार्केट रिसर्च से लेके आफ्टर सेल्फ सर्विस तक। क्लियर? तो ये हुआ हमारा मार्केटिंग प्रोसेस। रिमेंबर, आपको 15 के 15 कभी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछे जाएंगे, हाँ स्टेट करने के लिए पूछे जा सकते हैं, और उसमें से आपको 3 या 4 ऐसे एक्सप्लेन, उसके हिसाब से मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।